नमस्कार दोस्तों, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है, बीजेपी के सांसद बीजेपी के सूबे में अपनी ही सरकार के सिस्टम पर सवाल क्यों उठाया, जानकारी मैं देने वाला हूँ। कई बार किसी खबर को विस्तार देने के लिए मैं कुछ रिसर्च और जानकारियां वो भी आपसे शेयर करता हूँ। चीन को लेकर कैसे भारत सरकार ने पहले कबूला, फिर उसको डिलीट किया। बेटियों के साथ शारीरिक हिंसा की खबरें पढ़ता हूं तो बहुत देर तक विचलित और परेशान होता हूं। जो खबरें जुटाता हूं उसका फायदा बाकी लोग भी ले सकें। हकीकत क्या है दोस्तों? नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के अखबारों का विश्लेषण। कुछ खबरें जो अखबारों में हैं, कुछ खबरें जो अखबारों में नहीं हैं। खबरों के पीछे का अगर कोई पहलू, अगर कोई रिसर्च, कोई जानकारी मेरे पास होती है, वो भी मैं हर रोज आपसे शेयर करता हूं। तो फिर वही दिल्ली से छपने वाले 12 अखबारों के साथ शुरू करते हैं। ज्यादातर अखबारों की हेडलाइन, सुर्खियां, पहला पन्ना करीब करीब कांग्रेस में जो कुछ हुआ कल CWC की मीटिंग में, जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उससे रंगा हुआ है अखबार। हर अखबार का पहला पन्ना और हर अखबार में करीब करीब अंदर किसी न किसी पन्ने पर पूरा पन्ना, और उसके बाद कई अखबारों के संपादकीय। लेकिन कुछ खास पहलू मैं बताऊंगा। जब भी कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की बात होती है, जब भी सोनिया और राहुल पर कोई सवाल होते हैं, तब किस तरह से चाटुकारों की फौज सक्रिय होती है, किस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इर्द गिर्द एक मोर्चेबंदी होती है कांग्रेस के नेताओं की। जो नेता कहीं भी इशारों में, चिट्ठी में या किसी और तरह से नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं या कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं, चाहे इशारों में, चाहे लिखकर, चाहे मीडिया के जरिए, चाहे CWC में, उनकी कैसे घेराबंदी होती है और कैसे वो बैकफुट पर आते हैं। ये सारी कहानियां कुछ अखबार में है, लेकिन कुछ मैं बताने वाला हूं पिछले हिस्से में, पहले कांग्रेस में क्या हो चुका है ऐसे मौके पर जब भी नेतृत्व परिवर्तन की बात हुई तो। लेकिन इसके अलावा जो खबरें हैं वो खबरें खास हैं, जिसमें प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी नहीं मांगी है। फैसला आना है, क्या फैसला होगा उस पर नजर होगी, और छिटपुट बहुत सारी खबरें। लेकिन हम सबसे पहले कांग्रेस में चाटुकारिता और कांग्रेस नेतृत्व के इर्द गिर्द मोर्चेबंदी का इतिहास पुराना है। एक दौर यह भी था जब इंदिरा गांधी के लिए देवकांत बरुआ नारा लगाते थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और यह दौर हर वक्त देखा है। लेकिन कुछ तस्वीरें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें हैं, बल्कि 3 तस्वीर से शुरू करता हूं मैं। एक तस्वीर जो आज खबर बताने से पहले बहुत दिलचस्प जानकारियां भी आज बताऊंगा आपको। एक तस्वीर जो द हिंदू अखबार के पहले पन्ने पर छपी है। ये कल की तस्वीर है, जब नेतृत्व परिवर्तन की बात या ऐसी बात कि CWC के बहुत सारे लोग गांधी नेहरू परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, सोनिया राहुल पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ फेरबदल की मांग कर रहे हैं। तो एक तस्वीर है पहले पन्ने पर जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर लगी है। एक पोस्टर बैनर जैसा है, एक प्ले कार्ड लेकर एक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस के बाहर देखा गया, जिसके ऊपर लिखा है गांधी परिवार ही है जो कांग्रेस को आगे बढ़ा सकता है, बाकी कोई और नहीं। ये तस्वीर द हिंदू पर छपी है। अब यहाँ से जरा मैं आपको पास्ट में ले जाता हूँ कि जब जब ऐसा होता है तब तब कैसी तस्वीर आती है। पहले आपको ले जाता हूँ आज से 16 साल पहले, 2004 में। 2004 में क्या हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार बननी तय हो गई थी, सरकार बनने के रास्ते साफ हो चुके थे, चुनाव के नतीजे आ चुके थे, और सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की खबरें भी आ रही थी, दावेदारी की, और यह भी आ रहा था कि बहुत सारे बीजेपी नेता, खासतौर से उमा भारती, सुषमा स्वराज और बहुत सारे लोग उनके विदेशी मूल के होने को लेकर सवाल उठा रहे थे कि किसी भी सूरत में उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, और ये उहापोह की स्थिति कांग्रेस में चल रही थी। उन्हीं दिनों 10 जनपद के बाहर, जो सोनिया गांधी का घर है, 10 जनपद के बाहर अंदर नेताओं का जमावड़ा होता था, बाहर एक नेता जो ताजा कांग्रेस में शामिल हुए थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि चाटुकारिता कैसे होती है नेतृत्व के इर्द गिर्द, और कई बार चाटुकारिता कैसे नुकसानदेह पहुंचाती है पार्टी को, नुकसानदेह होती है पार्टी के लिए। तो एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, ये इधर भी है, इधर भी है। इस तस्वीर में जो शख्स दिख रहे हैं, ये ताजा उस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए थे,
और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने इस जिद के साथ या इस मांग के साथ बाहर सोनिया गांधी के घर के बाहर अपनी कनपटी में अपने माथे पर उन्होंने अपनी पिस्टल लगा रखी थी कि मैं खुद को गोली मार लूंगा अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी तो। और बहुत तमाशा हुआ था और मुझे याद है तब मैं भी एक कैमरा टीम के साथ 10 जनपद के बाहर था। इस शख्स का नाम है, जो दिख रहे तस्वीरों में दोनों तरफ, गंगाचरण राजपूत। 3 बार सांसद रहे हैं। अब जरा सुनिए और समझिए चापलूसी क्या होती है और ऐसे चापलूस लोग कहां कहां कैसे किस भूमिका में होते हैं। और ये तस्वीर फिर दिखाता हूं, एक और तस्वीर, बल्कि गंगाचरण राजपूत के विस्तार में आने से 2 तस्वीर देखिए। ये तस्वीर गंगाचरण राजपूत की, तब की जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने इसलिए उन्होंने अपनी कनपटी में पिस्टल लगाया। दूसरी तस्वीर ये जो देख रहे हैं ये 2 जुलाई 2019 की है। ये तब की है जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश कर दी थी, छोड़ दी थी, ऐलान किया था। और उसके बाद उनके समर्थन में एक कार्यकर्ता इतना दुखी हो गया कि उसने पेड़ से लटककर खुदकुशी करने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें पेड़ से उतारा, या जो लोग थे उन्होंने उतारा। तो ये कार्यकर्ता राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर देखना चाहते थे इसलिए ये कर रहे थे। और ये गंगाचरण राजपूत सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे इसलिए अपनी कनपटी में पिस्टल लगाकर खड़े हो गए थे। मीडिया, कैमरे, दर्जनों कैमरे गंगाचरण राजपूत पर उस वक्त थे। आप लोगों को कहानी नहीं पता होगी इसलिए थोड़ी गंगाचरण राजपूत की कहानी और उसके बाद कांग्रेस में क्या हुआ और उसके बाद कुछ और खबरें। और जब जब कांग्रेस में ऐसी बात होती है तो आखिर में होता यही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इर्द लामबंदी। और फिर सवाल उठता है कि बिना राहुल सोनिया का कांग्रेस का अस्तित्व नहीं। ऐसा बहुत सारे लोग कहते भी हैं और ये एक बड़ा सच भी है कि क्या राहुल सोनिया के बगैर कांग्रेस के नेतृत्व में, नेताओं में इतनी क्षमता है कि मोदी का मुकाबला कर सकें। अभी तो सोनिया राहुल भी मोदी के सामने रिजेक्टेड है, लेकिन उनके बगैर। तो अब तस्वीरों पर आते हैं। गंगाचरण राजपूत 3 बार हमीरपुर से सांसद रहे हैं, जालौन के रहने वाले हैं, जो तस्वीर में आप दोनों तरफ दिख रहे हैं आपको। और इनका इतिहास कितना दिलचस्प है देखिए। 89 में जेडीयू के टिकट पर जीते, 96-98 में बीजेपी के टिकट पर हमीरपुर से सांसद बने, जेडीयू से बीजेपी का सफर हुआ। 2004 में कांग्रेस में शामिल हो गए, माहौल बदला, 4 में कांग्रेस में शामिल हो गए और ऐसे शामिल हुए और ऐसे सोनिया भक्त हुए कि सोनिया को प्रधानमंत्री बनते देखने के लिए कनपटी में रिवॉल्वर लगाकर, पिस्टल लगाकर उनके घर के बाहर खड़े हो गए। उसके बाद क्या हुआ? 2009 में बीएसपी में चले गए। उसके बाद क्या हुआ? आखिर बार 2014 में अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हुए। ताजा जो जानकारी है कि अभी वो फिलहाल बीजेपी में है, बीच में 2 साल राज्यसभा सदस्य भी रहे। तो ये तो ऐसे चाटुकारों की फितरत होती है। और एक तस्वीर मैंने आपको दिखाया, दोबारा फिर दिखा दे रहा हूं। ये तस्वीर तब की है जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद छोड़ रहे थे या छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। तब एक कार्यकर्ता कितना दुखी था कि खुदकुशी करने पर आमादा था, नाटक कर रहा था, दिखावा कर रहा था, क्या कर रहा था मैं नहीं जानता। लेकिन 2 तस्वीरें, ये 2 तस्वीरें चाटुकारिता के चरम की गवाह है। अभी क्या हुआ कांग्रेस की बैठक में, मैं एक एक हेडलाइन बताता हूं और उसके बाद आगे कुछ और खास खबरें हैं वो भी बताऊंगा। आज के अखबारों की हेडलाइन से शुरू करते हैं और जो खबरें हैं वो भी एक अखबार की हेडलाइन। ये दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, पहले पन्ने पर भास्कर ने छापा है, कांग्रेस कलह समिति। अच्छी हेडलाइन है। कांग्रेस कार्य समिति को भास्कर ने कांग्रेस कलह समिति के तौर पर छापा है और उसके बाद कुछ जानकारियां भास्कर ने दी है जिसमें भास्कर ने कहा है, और ये हुआ भी है, कि कल सोनिया गांधी ने नाराजगी से बात शुरू की थी और आते ही उन्होंने कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे देती हूं अगर आप लोग को लगता है कि पार्टी में इतना असंतोष है तो। क्योंकि 23 नेताओं की एक चिट्ठी सार्वजनिक हो गई थी 2 दिन पहले, लिखी गई थी 2 हफ्ते पहले, सार्वजनिक 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने लीड छापी थी जो मैं आपको दिखा चुका था। और उसके बाद यहाँ सोनिया गांधी के गुस्से से शुरू हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया, राहुल गांधी ने कह दिया कि चिट्ठी लिखने वाले लोग कथित तौर पर, क्योंकि बाद में इसका खंडन किया कांग्रेस ने, चिट्ठी लिखने वाले लोग बीजेपी की शह पर कर रहे हैं या बीजेपी से मिले हुए हैं। तुरंत कुछ ही मिनट के बाद कपिल सिब्बल का एक ट्वीट आया कि मुझ पर यह इल्जाम लगा है और उनकी नाराजगी दिखी और कुछ ही देर के बाद उन्होंने फिर अपने ट्वीट को विड्रॉ करके लिखा, राहुल गांधी से मेरी बात हो गई है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ये तो एक नाटक था। गुलाम नबी आज़ाद की भी नाराजगी की खबर आई, बाद में रात तक आया कि उन्होंने कहा राहुल गांधी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। अब राहुल गांधी ने कहा
या नहीं कहा, दो ही चीज हो सकती है। और जो ये मीटिंग हुई थी सीडब्ल्यूसी की, ये चूंकि वर्चुअल मीटिंग हो रही है तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, नेता भी और उनके पीछे पैनल प्रोड्यूसर भी, तो इसलिए खबरें दनादिन आ रही थी। खैर, अब आते हैं दिलचस्प चीजों पर। तो ये खबर है, भास्कर ने छापा है, सिब्बल बोले 30 साल से भाजपा के पक्ष में नहीं दिया बयान। राहुल ने कहा कि दूसरों की टिप्पणी पर इस्तीफे की पेशकश की। आजाद ने कहा कि राहुल ने ऐसा नहीं कहा था, दूसरे की टिप्पणी थी, मतलब उन्होंने सफाई जो दी। और उसके बाद कुछ जानकारी हुआ क्या इस बैठक में, आखिर में फैसला क्या हुआ, सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव क्या पारित किया, यही कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष पर 6 महीने के लिए सहमत हो गई हैं। सोनिया गांधी के नेतृत्व में अब 6 महीने पार्टी चलेगी और उसके बाद वैकल्पिक अध्यक्ष या कौन अध्यक्ष होगा उस पर आगे बात होगी और विमर्श होगा और देखा जाएगा। खैर, और इसी से जुड़ी खबरें बताने से पहले कुछ और हेडलाइन और उसके बाद कुछ दिलचस्प जानकारियां। अब ये देखिए, ये अमर उजाला की हेडलाइन है, पहला पन्ना अमर उजाला का है। अमर उजाला की हेडलाइन भी वही है, सोनिया अध्यक्ष बनी रहेंगी, भाजपा से साठगांठ के आरोप पर बिफरे सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद। और उसके बाद मैंने कह दिया कि दोनों ने फिर कहा कि ऐसा राहुल ने नहीं कहा। अब राहुल ने पर्सनली उनको कहकर कहा। दो बॉक्स छापा है अमर उजाला ने, तेवर दिखाने और मान जाने की सियासत। दोनों बॉक्स आपको दिखा दे रहा हूँ, जिसमें पहले गुस्से में कसा तंज और फिर कि पहले इस्तीफे की पेशकश, फिर दोनों ने कहा कि फ़ोन पहुंचा, ट्वीट हटा दिया, बाद में राहुल ने ऐसा नहीं कहा। 2 बॉक्स है जो आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद सोनिया गांधी का, शैलजा जो कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं, मंत्री रही हैं, हरियाणा की हैं, उन्होंने कह दिया कि भाजपा के एजेंट हैं। अंबिका ने कहा कार्रवाई हो। अंबिका सोनी ने अनुशासनहीनता बताते हुए कार्रवाई की मांग की। अहमद पटेल ने भी आनंद शर्मा पर खत लिखने का आरोप लगाया। गुलाम नबी, मुकुल वासनिक जैसे नेताओं पर का हस्ताक्षर करना खेदजनक है। ये सब तमाशा हुआ। यही मोटे तौर पर हर अखबार में इसी तरह की यही खबर है। और तय क्या हो गया कि अध्यक्ष चुनने के लिए 6 महीने तक कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन होगा 6 महीने में। कार्य समिति ने सोनिया को संगठन में बदलाव के लिए अधिकृत कर दिया है। 7 घंटे की बैठक का लब्बो-लुआ मोटे तौर पर यह है। ये अमर उजाला का पहला पन्ना है, एक एक करके बता देता हूँ। ये नवभारत टाइम्स का पहला पन्ना है। नवभारत टाइम्स ने भी वही छापा है, सोनिया के से शुरू बवंडर, गांधी पर खत्म। जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हुआ, जहां आरोप था वहीं खत्म हुआ। अंत में सब एकजुट हो गए, सब ने कवच बनाया, सब ने चारों तरफ से घेराबंदी की। सोनिया और राहुल परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस नेता फिर एकजुट होकर टिके रह गए। अब 6 महीने बाद जो होगा सो होगा। तो जो मूल सवाल था कि कांग्रेस के नेतृत्व के एक्टिव होने पर, कांग्रेस के फुल टाइम अध्यक्ष होने पर, मोदी से मुकाबले के लिए पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन करने पर, संगठन के चुनाव पर, जितने सवाल 23 नेताओं की उस चिट्ठी में जितने सवाल उठाए गए थे या जो मांग की गई थी या जो पहले से कांग्रेस को लेकर ये सवाल हैं, वो सारे सवालों ने दम तोड़ दिया। और मुद्दा था कि बात उस पर हो भविष्य की, लेकिन घेराबंदी और बचाव में जो विरोधी थे उनकी घेराबंदी और सोनिया और राहुल के बचाव में, उनके पक्ष में मोर्चेबंदी ने बात खत्म कर दी। आरोप प्रत्यारोप, सुलह सफाई सब चला और उसमें हाई वोल्टेज ड्रामा। ये खबर है, हेडलाइन के नीचे है, नया मुखिया चुने जाने तक सोनिया ही अध्यक्ष रहेंगी। और एक इसमें कई अखबारों में संपादकीय भी लिखा गया है। कांग्रेस को समझने के लिए ज़रूरी है अगले कुछ मिनट तक आप इस वीडियो को देखते रहें। एक इसमें मोहम्मद नदीम ने नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर एक छोटा सा पीस लिखा है, जिसमें आखिरी लाइन बहुत अहम है। उन्होंने लिखा है कि सवाल उठता रहा है, क्या कांग्रेस को गांधी परिवार से हटकर नहीं देखना चाहिए? बेशक, लेकिन इस परिवार से हटकर जो लोग हैं उनकी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता नहीं है। कांग्रेस की सर्वोच्च समिति सीडब्ल्यूसी में ज़्यादातर लोग जनाधार से दूर हैं, राज्यसभा की राजनीति करते हैं, जो इलाकाई छत्रप हैं, दूसरे राज्य की लीडरशिप उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे में पार्टी के पास गांधी परिवार से हटकर कोई विकल्प नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा सच है। बहुत सारे लोगों पर आरोप है, किसी की राज्यसभा सदस्यता खत्म हो रही है, कोई पार्टी में किसी प्रदेश का अध्यक्ष होना चाहता है, कोई अपने को स्थापित करना चाहता है जो विस्थापित जैसी स्थिति में है, इसलिए भी नाराजगी है। और ये सच है कि बहुत सारे लोग राज्यसभा की राजनीति तो करते हैं, आनंद शर्मा से लेकर कई नाम है, लेकिन अगर जमीनी राजनीति जहां मोदी से मुकाबला करना हो, जहां वैकल्पिक राजनीति करनी हो, जहां राज्यों में पकड़ का सवाल हो, वहां 0 बटे सन्नाटा है। यही इसमें है। ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, पहला पन्ना। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की भी यही हेडलाइन है, पहले पन्ने पर वही है। सब जगह यही है कि सोनिया
और राहुल पर भी आकर बात आखिर खत्म हो गई। ये एक्सप्रेस की हेडलाइन है। रैलिंग बिहाइंड सोनिया एंड राहुल, CWC स्लैम्स बोथ लेटर एंड इट्स स्पिरिट। आखिर सोनिया और राहुल के इर्द गिर्द सब बात आकर खत्म हो गई। CWC ने जो चिट्ठी थी और उसकी आत्मा थी वो सबको खारिज करके ख़त्म कर दिया। और उसके बाद यही एक्सप्रेस की पहले पन्ने की बड़ी खबर है। अंदर भी मोटे तौर पर एक्सप्रेस में यही है। हिंदुस्तान टाइम्स की भी लीड यही है, आप देख पा रहे हैं। सोनिया स्टेज इन चार्ज ऑफ कांग्रेस आफ्टर CWC मीट, खत्म। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी यही है। गांधी लॉयलिस्ट व्यू G23 बहुत दिलचस्प लिखा है। 23 वो लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। एज रिवोल्ट क्रश कॉल फॉर चेंज। और उसके बाद बदलाव की बात खत्म, सब ने दम तोड़ दिया। उसमें जितने सवाल थे, सवाल वाजिब भी थे, सारे सवालों ने दम तोड़ दिया। ये हालांकि जानते हैं कि राहुल गांधी ने इस्तीफा देते वक्त अपनी पार्टी के नेताओं पर ही कई सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कल फिर वो सवाल उठे। खैर, उस पर आता हूँ। यहाँ नवोदय टाइम्स की भी यही हेडिंग है, कहानी सोनिया पर ही टिकी। ये नवोदय टाइम्स की हेडिंग है। दैनिक जागरण की हेडलाइन है, सोनिया की ही शरण में कांग्रेस। ये दैनिक जागरण की हेडलाइन है। और उसके बाद छोटे छोटे बॉक्स हर अखबार में है। अब मैं आता हूँ थोड़े विस्तार से और उसके बाद बाकी खबरों पर। चूंकि इन खबरों पर बात करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, तो मैं थोड़े विस्तार से आता हूँ और उसके बाद बाकी खबरों पर आऊँगा। हिंदुस्तान में आते हैं। दैनिक हिंदुस्तान में अंदर के पन्ने पर बहुत विस्तार से दैनिक हिंदुस्तान ने छापा है, जिसमें अंदर के पन्ने पर दैनिक हिंदुस्तान ने जैसे छापा है भाजपा से साठगांठ के आरोप, और उसके बाद एक ऊपर बॉक्स छापा है जो कांग्रेस का इतिहास रहा है और कांग्रेस में कब कब गांधी नेहरू परिवार से अध्यक्ष रहे और कब कब बाहर के अध्यक्ष रहे। कल भी मैंने वैसे इस पर बात की थी। एक खबर इसमें है, अध्यक्ष पद पर वापसी करेंगे राहुल। ये सुहेल हामिद की खबर है। और अंत में होना यही है, अंत में होना यही है कि 6 महीने के लिए अभी सोनिया गांधी, 6 महीने के बाद फिर राहुल गांधी। जिद की जाएगी, मजबूर किया जाएगा, खुशामद की जाएगी, चापलूसी की जाएगी, न जाने क्या क्या की जाएगी, लेकिन मुमकिन है। और अगर ये मुमकिन नहीं है और अगर ये नहीं होना है तो 1 साल हो गए राहुल गांधी को पार्टी छोड़े हुए। सोनिया गांधी अध्यक्ष अब नहीं रहना चाहती, उन्होंने छोड़ा, बेटे को उन्होंने पार्टी सौंपी। राहुल गांधी अब अध्यक्ष नहीं रहना चाहते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा दूसरा अध्यक्ष खोजा जाए। प्रियंका गांधी भी ये इंटरव्यू में कह चुकी हैं। यही सवाल उस चिट्ठी में भी कहा गया। अभी गुलाम नबी आज़ाद का एक इंटरव्यू देख रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में, यही उन्होंने कहा है कि कहा जाता है कि सोनिया गांधी अब है नहीं, रहना नहीं चाहती, अभी तो टेम्पररी अरेंजमेंट है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते, तो कोई तो होगा, वो कौन होगा, कब होगा, कैसे होगा, उस पर पार्टी विमर्श करे और तय करे। लेकिन पार्टी ये तय नहीं करना चाहती है कि वो तीसरा कौन होगा, क्योंकि उस तीसरे में बहुत सारे लोग हैं, बहुतों की दावेदारी। और गांधी नेहरू परिवार क्या वाकई चाहता है कि वो जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, हाई कमान का ओहदा है, उससे किनारे हटे और दूसरों को वो कुर्सी सौंपे, ये सवाल है। तो ये एक आकलन है कि फिर से राहुल की ही वापसी होगी। और उसके बाद कुछ जानकारियां हैं। उसके बाद मैं अमर उजाला का भी पन्ना है, जिसमें अंदर के पन्ने में बहुत फुल पन्ने में जानकारी है, और नवभारत टाइम्स वो भी बता दूं। और उसके बाद दूसरी खबर पे आता हूं। ये एक पन्ना नवभारत टाइम्स ने अंदर छापा है, पूरे पन्ने पर कांग्रेस की कथा है। इसमें फिर वही है, कांग्रेस में 7 घंटे चलता रहा रूठने मनाने का खेल, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इसमें एक नरेंद्र नाथ मिश्रा की एक स्टोरी है, कांग्रेस पर अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्होंने लिखा है कि टीम राहुल बनाम पुराने नेता, 5 ऐसे मुद्दे जिन पर मतभेद हैं। और उसमें लिखा है कि समानांतर पार्टी चलाती है टीम राहुल, जो आरोप है। सोमवार को CWC की मीटिंग में भी मतभेद साफ नजर आया और इसे पाटने के लिए फिर सोनिया का सहारा मिला और सोनिया के इर्द गिर्द लामबंदी हुई। इसमें इन्होंने लिखा है, ओल्ड गार्ड समेत संगठन के कई नेताओं का यह आरोप रहा कि टीम राहुल समानांतर तरीके से पार्टी चलाती है, बड़े बड़े फैसले बिना संगठन के नेताओं की सहमति के करती है और पार्टी में अहमियत को लेकर आशंका है। टीम राहुल ने संकेत दिया कि राहुल कमान संभालना चाहते हैं, लेकिन ये बात पहले से कहा जा रहा है कि राहुल चाहते हैं कि पूरी CWC भंग हो और नए सिरे से उसका पुनर्गठन हो। तो ओल्ड गार्ड वर्सेस टीम राहुल, ये लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई कल भी दिखी और उसी का अंजाम था कि तमाम तरह की खबरें आई और अंत में खत्म वहीं पर हुआ।
नेताओं के लिए उपलब्ध नहीं है राहुल। इसी में नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा है कि कई सीनियर नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या है कि अधिकतर नेताओं की सुनते हैं, न तो सुनते हैं न सुनने के लिए उपलब्ध रहते हैं। कोई मामला पहुंचता भी है तो इसे केसी वेणुगोपाल के पास भेज देते हैं। वेणुगोपाल से कई पुराने नेता नाराज हैं। इसी में एक खबर है, मंजरी चतुर्वेदी की चेतावनी की घंटी बजा गई, चुनौती देने वाली चिट्ठी, गांधी नेतृत्व पर उठे सवाल टल गए। जो मैंने शुरू में कहा कि जो सवाल थे उन सवालों ने दम तोड़ दिया, वो सवाल वहीं रह गए। हर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जहां नेतृत्व बदलने को लेकर, भावी अध्यक्ष को लेकर या अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेकर, पार्टी का लीडरशिप भविष्य में क्या हो उसको लेकर, हर बार ऐसे ही होता है। ये खबर है, कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत और सपोर्ट के बीच खड़ा गांधी परिवार। मोटे तौर पर ये सारी जानकारियां हैं। बदलाव की मांग क्यों उठ रही है, ये सब जानकारी नवभारत टाइम्स में। अमर उजाला का भी पूरा पन्ना अगर देखेंगे तो यही है, इकोनॉमिक टाइम्स का भी पूरा पन्ना यही है। लेकिन फिर भी एक बार कुछ और बातें, चूँकि सबसे बड़ी खबर कांग्रेस थी तो मुझे लगा इस पर बात एक बार होनी चाहिए और इतनी खबरों का संतुलन भी करना पड़ता है। एक अमर उजाला में आज मैं दो लेख का भी जिक्र आज करना चाहता हूँ। एक शेखर गुप्ता का जो भास्कर में छपा है और एक संपादकीय जो अमर उजाला का है। अमर उजाला का संपादकीय है बदलाव के विरुद्ध, ये संपादकीय है अमर उजाला का। इस संपादकीय में अमर उजाला की आखिरी लाइन सिर्फ है कि बदहाली के बावजूद कांग्रेस बदलने के लिए तैयार नहीं है। जब परिवार के प्रति निष्ठा ही सर्वोपरि है तब दिखावे के लिए बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष बना देने भर से क्या फर्क पड़ जाएगा। ये आखिरी लाइन, ये इंपॉर्टेंट है और उसमें मोटे तौर पर है कि बदलाव के विरुद्ध कार्य समिति की बैठक में नए अध्यक्ष के बारे में बात की जाती, पर इसके बजाय चिट्ठी पर ही जिस तरह केंद्रित रही और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चिट्ठी की टाइमिंग पर जैसी नाराजगी जताई, इससे साफ है कि यह पार्टी बदलाव के लिए तैयार नहीं है। ये अमर उजाला का संपादकीय है जिसका मैंने जिक्र किया और मोटे तौर पर यही बात मैंने आपको कही भी। उसके बाद अमर उजाला में ही अंदर के पन्ने पर एक और है जिसमें नेतृत्व दो धड़ों में कैसे बट गया, विरोधियों को किनारे नहीं कर पाए राहुल, कार्य समिति ने कहा पार्टी व नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। कौन कमजोर कर रहा है, ये आरोप कपिल सिब्बल पर अगर लगा, हालांकि बाद में कहा गया कि नहीं, ऐसी बात राहुल गांधी ने कही है, गुलाम नबी ने, और इन दोनों ने अपनी निष्ठा, दशकों की निष्ठा बताई कि हम दशकों तक लड़ते रहे अदालतों में, सड़कों पर, और उसके बाद हम पर यह आरोप लगा। खैर, तो मोटे तौर पर देखो दोस्तों, धूप आ जाती है और मैं बाहर से अपना ये जो शो करता हूँ, बाहर से करने का लालच छोड़ नहीं पाता हूँ, तो धूप का सामना करना पड़ता है। चलिए, तो ये खबर है। उसके बाद ये एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर, इकोनॉमिक टाइम्स में, उसके बाद मैं एक एडिटोरियल आपको बताता हूँ द हिंदू में भी और इकोनॉमिक टाइम्स में। इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर पेज 2 पर है, आरजी लॉयलिस्ट मिनिस्टर थ्रेटन्स वासनिक, चौहान एंड देवड़ा। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स में है कि जो राहुल गांधी के लॉयलिस्ट हैं उन्होंने चेतावनी दी एक तरह से वासनिक, पृथ्वीराज और देवड़ा को, क्योंकि ये लोग माने जा रहे हैं कि चिट्ठी लिखने वाले में भी थे, दस्तखत करने वाले में भी थे और सवाल उठाने वाले में भी थे। ये फिर वहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन की बात हो गई कि जिन्होंने चिट्ठी लिखी उन्हीं पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की टॉप लीड है। मतलब जिन लोगों ने सवाल उठाए, कुछ बुनियादी सवाल, लोकतांत्रिक बात होती है तो लोकतांत्रिक ढंग से सवाल भी उठते हैं। हालांकि बाद में सुरजेवाला ने कहा कि सीडब्ल्यूसी का जो प्रस्ताव था जिसके मुताबिक जिन्हें सवाल उठाना है पार्टी के आंतरिक मोर्चे पर, आंतरिक फोरम पर उठाएं, बजाय इसके कि बाहर मीडिया में ऐसी बात आए। लेकिन सवाल उठता है कि सवाल तो उठे, और जो सवाल उठे क्या उस पर चिंतन हुआ, क्या उस पर बात हुई, 6 महीने के लिए टाल दी गई। फिलहाल कांग्रेस पर आज मैंने ज़्यादा बात की। अब आते हैं प्रशांत भूषण पर। प्रशांत भूषण की खबरें हर अखबार में मोटे तौर पर पहले पन्ने पर है और आपको पता होगा कि उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार करते हुए अपनी बात कही है अदालत में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़कर अफसोस हुआ है। भास्कर के पहले पन्ने पर, हर अखबार के पहले पन्ने पर मोटे तौर पर है, हिंदू में भी पहले पन्ने पर है, हिंदू में। और आज फैसला होना है, ये आपको पता होगा। ये बहुत दिलचस्प है कि आज क्या फैसला होता है। टेलीग्राफ की भी हेडलाइन आज प्रशांत भूषण पर है। दिलचस्प ढंग से टेलीग्राफ ने लिखा है, हेडलाइन मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इस अखबार में क्या खबर है। ये द टेलीग्राफ की हेडिंग है, आप देख पा रहे हैं, ये द टेलीग्राफ है। और टेलीग्राफ हर बार
मैं कहूँगा सरकार विरोधी, मोदी सरकार विरोधी खास तौर से खबरों को बहुत प्रमुखता से, बहुत क्रिएटिव ढंग से उसकी हेडलाइन लगाता है। तो टेलीग्राफ की पहली हेडलाइन प्रशांत भूषण ने माफ़ी जो नहीं मांगी है उसको समर्पित है। हेडलाइन का टेक्स्ट देख पा रहे हैं। अब मैं बता दूं कि क्या कहा है, ये आपको पता होगा, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने बयान पर पुनर्विचार के लिए 2 दिन का समय दिया था, मगर आदेश में लिखा बिना शर्त माफ़ीनामा दायर करने के लिए 2 दिन का समय है। मैं मानता हूं कि कोर्ट मौलिक अधिकारों का प्रहरी है और इस कठिन दौर में भारत के लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान और कानून का शासन सुनिश्चित करेगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी बात कह दी है कि उन्होंने भली नीयत से संस्था की बेहतरी के लिए ट्वीट किए थे, इसलिए माफ़ी मांगना सही नहीं है। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। साथ में ये भी कहा है कि मैं अपने बयान से हटता हूँ और एक निष्ठाहीन माफ़ीनामा पेश करता हूँ तो खुद ही मेरी चेतना के साथ अवमानना होगी। मेरा ट्वीट मेरे भरोसे का प्रतीक है और मैं कायम हूँ। मेरा बयान बोनाफाइड है और पूरी तरह सच्चाई पर आधारित है। ये उनकी तरफ से कामनी जायसवाल, जो उनकी एडवोकेट थी, जो उन्होंने बयान कोर्ट में दाखिल किया, उसका हिस्सा है। और प्रशांत भूषण हर अखबार के पहले पन्ने पर है। उसके बाद जो खबर है दोस्तों, उस पर भी आते हैं। एक खबर जो शुरू में कहना चाह रहा था, भूल गया मैं, एक दिलचस्प तस्वीर से मैं शुरू करना चाह रहा था। चलिए, कभी कभी होता है, सोच के आते हैं लेकिन दूसरी तस्वीर आ गई, इसलिए मैंने वहाँ से शुरू की। वो तस्वीर भास्कर में छपी है। ये बहुत सकारात्मक तस्वीर है। तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं एक टेक्स्ट के साथ तस्वीर लगाता हूं। अब देखिए, मैंने सोचा था यहां से शुरू करूंगा, लेकिन फिर गंगाचरण राजपूत की तस्वीर दिमाग में आई, वहां से शुरू किया मैंने। और एक ही बार रिकॉर्ड करता हूं, कोई इसका टेक नहीं है, इसलिए 1 टेक है, एक ही फिक्स टाइम है, इसलिए मेरे पास गुंजाइश नहीं है। जो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। और बीच में बोल दूं, जिन दोस्तों ने अजीत अंजुम के नाम से मेरा YouTube चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग इसको फेसबुक पर बिना मुझसे पूछे मेरे वीडियो डालते हैं, वो इससे बचने की कोशिश करें। या अगर डालना है तो पहले मुझसे पूछें। और अजीत अंजुम के नाम से YouTube, फेसबुक पेज, ट्विटर है, वहाँ से आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुँचे सीधे, कहीं दूसरे के ज़रिए नहीं। चलिए, तो ये पहले पन्ने पर भास्कर ने छापा है। अब ये है क्या? IIT बॉम्बे कैंपस में नहीं आए छात्र, न चीफ गेस्ट, वर्चुअल मंच से 1255 छात्रों के 3D अवतारों ने ली डिग्री। अब 3D अवतार ने डिग्री ली। बड़ा दिलचस्प है कि एनिमेटेड डायरेक्टर थे सुभाषिस चौधरी, वो डिग्री लेते दिख रहे हैं एनिमेटेड डायरेक्टर से। और जो IIT के 62 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब दीक्षांत समारोह इस तरह से हुआ। IIT का दावा है दुनिया भर में कई दीक्षांत समारोह ऑनलाइन हुए, लेकिन इस तरह का कोई नहीं हुआ। सभी छात्र एक मोबाइल ऐप के जरिए समारोह से जुड़े थे। मालूम हो कि जून में यही IIT ऑनलाइन लेक्चर देने वाला पहला संस्थान बना। 20 विशेषज्ञ छात्रों ने 2 महीने की तैयारी की, 5000 घंटे मेहनत की, कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मोबाइल ऐप डेवलप किया। एक दिन पहले पेरेंट्स के लिए वर्चुअल कैंपस टूर आयोजित किया। समारोह YouTube चैनल, फेसबुक पर दिखा। कितना अच्छा लग रहा है कि सब कुछ एनिमेटेड है। जो अवार्ड देने वाले हैं, दीक्षांत समारोह में जो सम्मानित करने वाले हैं, वो भी वर्चुअल हैं, बल्कि कहें एनिमेशन है उनका। और जो छात्र हैं वो उनका भी एनिमेशन है। और देखकर शुरू में लगा मुझे कि ये क्या है, तो ये पता चल गया है कि हमारे IIT के छात्रों में कितनी प्रतिभा है और किस तरह से एक दीक्षांत समारोह को भी उन्होंने वर्चुअल रियलिटी में कैसे तब्दील कर दिया। और इसमें भौतिकी के जो नोबेल विजेता हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हॉल्डेन, उन्होंने भी वर्चुअल इस जो प्रोग्राम था उसको संबोधित किया। और समारोह के दौरान दर्शक दीर्घा में मौजूद छात्रों के डिजिटल अवतार तालियां और सीटी बजाते रहे। वाह, दर्शक दीर्घा में भी डिजिटल अवतार थे छात्रों के। खैर, तो ये खबर है जो भास्कर में है। और मैंने जैसा कि पहले बताया, मैं चाहता था सकारात्मक तौर पर आज इस तस्वीर से शुरू करूं, लेकिन उस समय फिर गंगाचरण राजपूत की तस्वीर आ गई तो ये खबर पीछे हुई। उसके बाद अमर उजाला में पहले पन्ने पर एक खबर है पशुपालन घोटाले को लेकर कि 2 IPS अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। पशुपालन घोटाले का आरोप है
और आईपीएस अधिकारी का सस्पेंड होना, इसमें ठेका दिलाने के नाम पर किसी दलाल से, बिचौलिए से, व्यापारी से इन लोगों ने पैसे की उगाही की थी, फर्जी कागज बनाकर घोटाला हुआ था और इसकी वजह से इन्हें सस्पेंड किया गया। अपने हिसाब से देखें 2 आईपीएस का सस्पेंड एक बड़ी खबर है। एक खबर मैं अमर उजाला में ही देख रहा था, उसके बाद कुछ और खबरों पर आता हूँ। एनईटी की खबर है कि कोरोना से राज्यों को 3 लाख करोड़ का लगभग नुकसान हुआ है। अब ये तो नुकसान की खबर है, नीचे है इस साल वेतन वृद्धि दशकों में सबसे कम। तो ये तो पता है कि इस साल वेतन वृद्धि दशकों में सबसे कम है, लेकिन इससे बड़ी बात है कि इस साल बीते 4 महीने में लाखों लोगों की नौकरियां गई। 50 लाख का आंकड़ा सिर्फ जुलाई का है, जो आपको 5 दिन पहले वीडियो में हम बता चुके थे कि आंकड़ा आया, और टोटल लगभग 2 करोड़, और वो वेतनभोगी लोग हैं। 2 करोड़ नौकरियां वेतनभोगियों को की गई, और ऐसे जो दैनिक आधार पर काम करने वाले जो कामगार हैं उनकी तो तादाद अभी एक्चुअल आनी बाकी है। तरह तरह के आकलन और कयास है, तो ये मुश्किल है। एक सर्वे है उसी में है कि वेतन वृद्धि नहीं हुई है, ये दशकों में कम है। तो मैं कह रहा हूं वेतन वृद्धि न होना उतनी चिंताजनक नहीं है जितनी चिंताजनक उससे ज़्यादा है वेतन भोगियों की नौकरी जाना। ये खबर है अमर उजाला में। उसके बाद एक नीट को लेकर, एनईटी के एग्ज़ाम को लेकर खबर है। अब ये ज़िद की बात है। मैंने रात में एक वीडियो बनाया था कि क्यों ज़िद पर सरकार इस तरह से अड़ी है, और इस हद तक अड़ी है कि तमाम नेताओं की चिट्ठियाँ, मुख्यमंत्रियों की चिट्ठियाँ, जो विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीएमके नेता स्टालिन ने कल चिट्ठी लिखी, आदित्य ठाकरे की कल चिट्ठी थी, कोई प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, कोई शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर 30 लाख ट्वीट हुए परसों 2 दिन पहले। उसके बावजूद सरकार सुनना नहीं चाहती है। अमर उजाला में वही एक खबर है कि जेईई और नीट कराने के विरोध में आए कई राज्य और पार्टियां, और उसके बाद ममता बनर्जी समेत किन किन ने चिट्ठी लिखी, जो मैंने आपको बताया। ये खबर जागरण में है। कुछ अखबारों में पहले पन्ने पर वो खबर छपी है जो कल मैंने बताई थी हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि अगर चीन पीछे नहीं हटा, चीनी सेना पीछे नहीं हटी तो हमारे पास मिलिट्री विकल्प है। हम मिलिट्री विकल्प का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तब जब वो नहीं हटेगी। आज फिर अखबारों में है कि चीन ने साफ कह दिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब चीन जब पीछे हटेगा नहीं, आपने अब मिलिट्री विकल्प भी बता दिया, मिलिट्री ऑप्शन की भी बात कर ली, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब चीन कैसे पीछे हटेगा। क्योंकि चीन पर कल भी मैंने लंबी बात की थी, और चीन का तरीका, चीन का 4 महीने से जिस ढंग से चीन जिद के साथ बैठा हुआ है, और पैंगोंग से लेकर लद्दाख के कई इलाके में, ये भी बोल दें कि बार बार सिर्फ लद्दाख और पैंगोंग की ज़्यादा बात होती है, दरअसल कई इलाकों में कई किलोमीटर तक, जो जिसको बचाओ में लोग डिस्प्यूटेड एरिया से बोल देते, लेकिन डिस्प्यूटेड एरिया होने के बावजूद अगर उस एरिया में हमारी दावेदारी है, हम उसको मानते हैं, हमारी एलएसी के भीतर है, तो है वहाँ चीन है। अब वही देखते हैं जो खबरें हैं कि मिलिट्री ऑप्शन की बात, तो क्या होता है। एक भास्कर में एडिट पेज पर लेख है शेखर गुप्ता का, अंग्रेजी में लिखते हैं, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन है। ये लेख बहुत दिलचस्प है, आप पढ़िएगा। इसमें आलोचक मान लें कि मोदी को खुद मोदी ही हरा सकते हैं। इस लाइन पर बहुत बार लिखा गया है कि मोदी बड़ी गलती खुद करेंगे, मोदी से नाराज़गी जनता की होगी, मोदी की इतनी चूक हो जाए कि जनता उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं हो, तभी मोदी को हराया जा सकता है। मतलब मोदी की ही गलती, मोदी खुद को हरा सकते हैं। मोटे तौर पर लब्बो लोआब यही है। किसी नेता दल में अभी ये कुव्वत फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो ये उन्होंने लिखा है कि ऐसा नेता आपको नज़र आता है जो मोदी के लिए कोई चुनौती खड़ी कर सके? अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी ... ठीक है, तीसरा नाम लीजिए। दूसरी संभावना है कांग्रेस का नेतृत्व बदल दीजिए। एक सुझाव ये भी है कि कांग्रेस का पुनर्गठन किया जाए, ममता, शरद पवार, जगन मोहन रेड्डी, संगमाओं तक तमाम महारथी वापस लग जाए। लेकिन क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि क्या वो चाहेंगे? चूंकि ये बहुत सारे बुद्धिजीवी लिखते रहते हैं, राजनीतिक पंडित, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप सब तो लिखते हैं, लेकिन उनसे पूछा है कि वो आएंगे, और आने से ऐसा होगा। आखिरी पैराग्राफ इन्होंने जो लिखा है कि भारत में मजबूती से सत्ता में जमे नेता को कभी किसी प्रतिद्वंदी ने नहीं हराया। बहुत सिग्निफिकेंट है वही बात कि मोदी को मोदी ही हरा सकते हैं। ऐसे मजबूत नेता अपनी वजह से ही हारे, जैसा कि 1977 में इंदिरा गांधी के साथ,
1989 में 89 में राजीव गांधी के साथ हुआ, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी 2004 में किसी स्पष्ट प्रतिद्वंदी से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के दोहरे अहंकार के कारण हारे। ये सच है कि 2004 में सोनिया गांधी के चेहरे की वजह से 206 सीटें, अगर मुझे ठीक से याद है, तो नहीं मिली। 206 या कम हो सकता है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, और 2009 में शायद 206 मिली होगी। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है, अचानक आंकड़े हो सकता है मैं अभी कंफ्यूज किया, हालांकि मुझे ऐसे आंकड़े याद रहते हैं अमूमन, फिर भी। और इसी में है कि आप मोदी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि वो आप अपनी हार खुद तय कर दें, या कुछ ठोस करने की कोशिश करेंगे? लोकप्रिय नेता से लड़ने का पारंपरिक तरीका तो यही है कि एक करिश्माई आकर्षण और नए विचार वाला महत्वाकांक्षी नेता खोजिए। अगर राजनीति एक मेगा मार्केट है तो उसमें अलग अलग तरह का प्रोडक्ट चलाने की जरूरत होगी। जब तक इन तमाम संयोगों का मेल नहीं बैठता, मोदी अजय दिखेंगे। इसलिए अब आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी भी उन सभी नेताओं की तरह अपनी हार का खुद ही इंतजाम कर लें, जैसा कि मैंने जिक्र किया है। बहुत इंपॉर्टेंट लेख है। और उसके बाद एक भास्कर का संपादकीय है, लेटर बम, ट्वीट वार, फिर अशांति। ऑ को इन्वर्टेड ऑफ को ऑ को माफ करें, ऑ को ब्रैकेट में लिखा है, अशांति मतलब शांति, ऑ शांति, अशांति शांति। ये इसका संपादकीय का लब्बोलुआ मोटे तौर पर वही है जिस पे मैं बहुत लंबी बात कर चुका। ये भास्कर में है। उसके बाद एक दो और खबरें हैं, मैं बता देता हूँ। मोटे तौर पर जो दिख रही है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद एक दो खबरें और है। एक खबर है जो वो उस हिसाब से अगर चालान होने लगे तो हम सब लोग भी फंसेंगे। एक खबर नवभारत टाइम्स में पहले पन्ने पर है, गाड़ी में अकेले बिना मास्क के हों तो भी कट रहे हैं चालान। ये दिल्ली को लेकर जानकारी है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो मैं भी ऐसे जाता हूँ, हालांकि बहुत कम निकला हूँ बीते 4 महीने में, लेकिन अगर अकेले गाड़ी में जाता हूं तो मास्क तो मैं नहीं लगाता हूं। मानता हूं कि मैं गाड़ी के अंदर हूं, घर से निकला, मैं सुरक्षित हूं, गाड़ी का शीशा बंद है। लेकिन इसमें है कि ये चालान हो रहा है। जो लोग अकेले गाड़ी में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाए, उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। इसके पीछे पुलिस, गृह मंत्रालय का और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस का हवाला दे रही है। लेकिन लोग गाइडलाइंस दिखाने की मांग करते हैं तो पुलिस वाले ऐसा कोई आदेश नहीं दिखा पाते। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर लोग नाराज़गी दिखा रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि अनलॉक 3 गाइडलाइंस में लिखा है कि कोई शख्स परिवहन के किसी भी साधन से बाहर जा रहा है तो मास्क पहनना होगा। ये थोड़ा मेरे ख्याल से ये गाइडलाइंस का कोई मतलब नहीं। गाड़ी के अंदर हैं, घर से निकले, अंदर हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं। गाड़ी से बाहर निकलिए तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये इसका क्या मतलब है। और उसके बाद एक खबर आपको पता चल गई होगी कि हरियाणा के सीएम खट्टर और विधानसभा के स्पीकर भी कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब यही देखिए, एनईईटी के छात्रों की जब बात होती है कि 26 लाख छात्रों को इम्तहान में 100, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर जाना है, उस समय जब कोरोना का पीक आने की बात की जा रही है, और जब खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, स्पीकर विधानसभा के जो हरियाणा के, अमित शाह खुद, और यूपी में 2 कैबिनेट मिनिस्टर की मौत, चेतन चौहान जैसे शख्स की मौत हो गई। बड़े बड़े लोगों को जो बहुत सुरक्षा घेरे में रहते हैं, तमाम तरह के एसओपीज जिनके लिए पालन किया जाता है, उन्हें कोरोना हो रहा है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को हुआ, राज्यपाल को हो रहा है, गृह मंत्री को हो रहा है, मुख्यमंत्री को हो रहा है। जब सब दिल्ली में सत्येंद्र जैन को हो गया, ये इन तमाम लोगों को कोरोना हो रहा है, तब जो छात्र 26 लाख इम्तहान के लिए 200-300 किलोमीटर दूर जाएंगे, उन्हें कोरोना का खतरा क्यों नहीं? कल हमारे जो रात में मैंने एक लाइव किया था, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री सिसोदिया हमारे साथ थे, आप देखिएगा उस वीडियो को। उन्होंने भी कहा है कि अगर हम 1 लाख लोगों का दिल्ली में टेस्ट लेंगे तो 6-7% तो उसमें निकल जाते हैं कोरोना पॉजिटिव। मतलब 1 लाख में 7,000 तो ऐसे ही निकलते हैं टेस्ट लेने के बाद। तो इन छात्रों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? जान है तब इम्तहान है, ये होना चाहिए। और एक आखिरी खबर से ख़त्म करता हूँ। नवभारत टाइम्स के आखिरी पन्ने पर है, जिस कुर्ते से लगाई फांसी उसमें थी 200 किलो उठाने की ताकत। ये सुशांत केस में रिया के बारे में और रिया की भूमिका को लेकर जो जांच हो रही है सीबीआई की, उसको लेकर ये खबर है। और कल ही एक खबर आई थी कि सीबीआई ये जांच कर रही थी कि सुशांत ने जहां फांसी लगाई, वहां जहां नीचे बेड था और ऊपर पंखे के बीच डिस्टेंस क्या है, क्या वो जो कहा गया, जो थ्योरी सुशांत के मामले में बहुत सारे उनके पक्षकारों ने दी कि वो इतनी ऊंचाई नहीं थी कि वहां से सुशांत फांसी लगा सकते थे क्योंकि पैर नीचे टिकता। लेकिन कल खबर आई कि नहीं, ये फासला, ये गैप वहां था। अब ये कहा जा रहा है
कुर्ते को लेकर भी कहा गया है उस कुर्ते से कैसे टंगता बॉडी, कैसे टंगती। अब कहा जा रहा है उस कुर्ते की 200 किलो उठाने की ताकत थी। मतलब कुछ ऐसी थ्योरीज के अगेंस्ट खबरें आ रही हैं जो कही जा रही है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अब आगे जांच से पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप में से किसी ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अजीत अंजुम के नाम से है, फेसबुक पेज है मेरा, उस पर भी वीडियो डालता हूं, तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और आप सभी दोस्तों को नमस्कार।